हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास फिफ्थ का आपका जो हिंदी की बुक है जिसका नाम है रिमझिम। उसका चैप्टर पाँचवा देखेंगे, पार्ट 5 देखेंगे रिमझिम का, जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। और ये आपके यहाँ पे इसके क्वेश्चन से सारे डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को समझाता भी चलूँगा, जिससे अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आप समझ देखना चाह रहे हैं और वो आपको समझ में नहीं आया अभी तक, तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ आप क्लास फिफ्थ में हैं तो इसी में काम नहीं आएगा। आने वाले एग्जाम्स जैसे आपके अभी प्रेजेंट टाइम में जो केवीएस का केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी रिमझिम जो पुस्तक है उससे काफ़ी यहाँ पे पैसेजेस दे के वहाँ से पूछ रहा है, तो उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है। अब ऐसे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन काले कलर का हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। क्वेश्चन आंसर कराने से पहले बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर आप लोग एक बार पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो इला है उसकी कहानी बताई गई है कि वो किन किन कठिनाइयों से गुजरती है और वो कैसे उस कठिनाइयों को दूर करती है। तो एक बार चैप्टर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा सा आसानी होगी आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती है तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठेंगे। तो इसका उत्तर देखिए लिखा गया है, यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती है तो हमारे मन में प्रश्न उठते हैं कि ये काम कैसे करती होगी, इन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़ें तो मैं बता दूं, इला एक ऐसी लड़की थी जिसके दोनों हाथ काम नहीं करते थे, ठीक है, अपंग टाइप की थी, डिसेबल थी वो। लेकिन उसने ठान लिया कि मैं जो जो काम हाथों से नहीं कर पा रही हूँ वो सारे काम अपने पैरों से करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कठिनाइयों का सामना करना आपके मन में आएगा कि जिनके दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं वो कैसे ये सारे काम करेंगे, ठीक है, और उनको कौन कौन सी कठिनाइयाँ किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा डेली। तो ये हमारे मन में आएंगे विचार। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आएगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे इला के बारे में बताया गया है, उसने अपनी कठिनाइयों को दूर कैसे किया इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो ज़रूर है कुछ न कुछ बदलाव हमारे मन में ज़रूर आएगा, हमारी सोच में बदलाव ज़रूर आएगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि हम अब अपाहिज लोगों को कमज़ोर नहीं समझेंगे और उन्हें भी हर काम करने में कुशल मानेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, जो आपका पैरा है उसके आगे क्वेश्चन जो आपका पहला पूछा गया था वो है, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में परेशानी आएगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई बच्ची जिसके दोनों दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं, डिसेबल है वो, तो उनको विद्यालय में आने के बाद किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ये यहाँ पे मैं एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उन्हें निम्नलिखित कामों में काम करने में परेशानी होगी। जैसे जल्दी जल्दी लिखने, अगर क्लास में टीचर जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हाथों के बजाय पैरों से लिख रही है, लेकिन जल्दी जल्दी अगर कोई टीचर बोलता है तो उसको लिखने में कठिनाई होगी। कोई खेल खेलने में जिस खेल में हाथों का इस्तेमाल होता है, कोई सामान उठाने में, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई सामान उठा के ऊपर रखने के लिए तो हाथ का ही प्रयोग करेंगे। तो ये इन इन चीज़ों के लिए यहाँ पे परेशानी आएगी कि अगर इला जैसी कोई लड़की हमारे विद्यालय में आके दाखिला लेती है तो। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझाव कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे, उसे इन कामों में परेशानी जैसे जल्दी जल्दी लिखने में परेशानी न हो, कोई खेल खेलने में परेशानी न हो, ठीक है, कोई सामान उठाने में परेशानी न हो, तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे कि आपके विद्यालय में क्या बदलाव होना चाहिए। तो उसे इन कामों में परेशानी न हो इसके लिए हम विद्यालय में कुछ यहाँ पे सहायक नियुक्त कर सकते हैं, जो सभी कामों में इला जैसी लड़कियों की छात्रों की सहायता कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पत्र लिखना है, इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे आपकी बुक में भी दी गई है, चिट्ठी की रूपरेखा, ठीक है, आप एक बार चैप्टर खोलेंगे तो उसमें रूपरेखा दी गई है। अब यहाँ पे चिट्ठी लिखा हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे चिट्ठी लिख के आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे, तुम्हारा, लड़के हैं तो तुम्हारा या फिर लड़की हैं तो तुम्हारी, अपना नाम लिखिए, उसके बाद अपना एड्रेस लिखिए, डेट लिखिए। अब यहाँ पे देखिए चिट्ठी में लिखना क्या है, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है।
प्रिय इला, मैं तुम्हारी स्थिति देखकर जितना सोचती हूँ उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। तुम्हारी जैसी साहसी लड़की को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ या फिर बनानी चाहती हूँ। अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिए। यहाँ पे तुम्हारा तुम्हारी, लड़के हैं तो तुम्हारा, लड़की हैं तो तुम्हारी, अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे सवाल हमारे, जवाब आपके। ये वाला जो आपका नीचे दिया गया है क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में देखेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में भी आसानी होगा। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी लिखो। तो यहाँ पे देखेंगे इसका उत्तर है, इला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था क्योंकि इला जैसे छात्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो स्कूल वाले चिंतित थे कि वो कैसे काम करेगी, वो मतलब वो कैसे लिखेगी स्कूल में तेज गति से, उसकी सुरक्षा का देखभाल कौन करेगा, इन बातों की चिंता थी स्कूल में। तो ये जाहिर सी बात है कि होनी चाहिए, चिंता सही थी। अगला प्रश्न है, इला की कसीदाकारी के में खास बात क्या थी? जो वो कढ़ाई करती थी उसमें क्या खास बात थी? तो इला की कसीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी। उसने कठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ अन्य कई टाँके इस्तेमाल किए थे। ठीक है। कठियावाड़ी एक, ये क्या कहते हैं कि कढ़ाई करने का एक तरीका होता है। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। चिकनकारी आपको पता है लखनऊ की फेमस है। डंडियों को कांथा से उभारा था। उसके डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था। तो ये सारी उसके अंदर खूबियाँ थी, खास बातें थी इला की कसीदाकारी, जो उसकी कढ़ाई कला थी उसमें ये अच्छाइयाँ थी, खास बातें थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे तीसरा, सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। उसको उसको पढ़ाई करना, यहाँ पे पढ़ाई करना होगा, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगता था। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर दिया गया है, इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की धीमी गति होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए कभी स्वयं कर, मतलब अगर उसके आसपास के लोग उसके सारे काम स्वयं कर देते, उसको कुछ न करने का मौका देते, तो क्या वो अपने अंगूठे से कुछ करना सीख पाती? तो बिल्कुल नहीं कर पाती। अगर उसको हर काम में उसके आसपास वाले लोग हेल्प करते तो यही यहाँ पे बताया गया है। अगर इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ न करने का मौका देते तो इला अपने पैरों के अंगूठे से कुछ भी करना सीख नहीं पाती। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखें कसीदाकारी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क है, प्रश्न एक का क है, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधी कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे हैं। ख है दूसरा, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुने यानी कि ऊन, बागवानी, पतंगबाजी। उत्तर है क का, जो यहाँ पे ऊपर दिया गया, किन किन शब्दों को सीखा। तो यहाँ पे है पल्लू, टाँके, बेल बूट, कढ़ाई, कसीदाकारी, सुई, पिरोना, रेशम, परिधानी, ये सारे नए शब्द सीखे। दूसरे है जो यहाँ पे इनसे संबंधित संज्ञा और क्रिया दोनों बनानी थी। तो बुनाई, ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, डिजाइन, फंदे डालना आदि, ये हो गया आपका संज्ञा। पतंगबाजी से देखेंगे तो दो शब्दों से ही लिखना था ना, तो पहला हो गया बुनाई, दूसरा पतंगबाजी। साड़ी, मांझा, पंग, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना आदि। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है जो कि आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ, उस पर पाठ्यपुस्तक में जो आपके पेज नंबर 46 पे दिया गया है, दिए गए टाँकों में से 4-5 दिए गए ना टाँके आपके कैंची वाले, वो सब में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। यहाँ पे मदद होगा, मदद से कढ़ाई करो। तो सभी छात्र छात्राएं ये काम स्वयं से करेंगे। आप कढ़ाई करना यहाँ पे मैं नहीं सिखा सकता आपको वीडियो के माध्यम से, वहाँ पे आप देख के वीडियो, वहाँ पे आपके जो 46 नंबर पेज पे उसमें देख के आप बना सकते हैं।
तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।